इस्लामाबाद में 3 ड्रोन हमले हुए हैं। ये इतना वो टेरर वाले या इफेक्टिव ड्रोन्स नहीं है। हमने फिर रात को एक रिस्पॉन्ड भी दिया है और इनको बताया कि हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। एक पिक्चर भी वायरल हो रही थी, इसमें फैसल मस्जिद और एक बॉम्ब किसी ने हाथ में पकड़ा हुआ था। वाकई उनका टारगेट फैसल मस्जिद ही थी। ये देखे इनके पोटेंशियल्स क्या है। या तो वो सुसाइड हमला करेंगे, बाकी पोटेंशियली या कन्वेंशनली तो वो लड़ नहीं सकते। क्या मोसाद के जो एजेंट्स हैं, क्या वो भी सपोर्ट करती है अफगानियों को? इजराइल फ्रंट जो कंटिन्यूअसली दे आर सेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू अफगानिस्तान। नेतन्याहू की कुछ एक स्पीच आई जिसमें उनके हाथ सही से हिल नहीं रहे थे और कई लोगों ने कहा कि वो एआई वीडियो है, ही इज डेड नाउ। दुनिया के लिए अमेरिका का जो एक कंसेप्ट था, ये इज एम्पायर है या एक बड़ा सुपर पावर है, दैट हैज गॉन डाउन। मार्को रूबियो कह रहे थे कि अली खamenei शहीद को वो इमाम मेहदी समझते थे। ईरान के लिए इट इज अ वॉर ऑफ सर्वाइवल है। पहले वो अमेरिकन डिक्टेट करवा रहा था, पर ईरान ने भी अपने शराइत रख दी हैं। B-2 बॉम्बर वो भी हवा में उड़ा दिए गए हैं। अब ये दोबारा से कोई बड़ा अटैक करने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सदीक और ख़ुसूसन आपको आगाह करते रहे हैं कि ईरान इजराइल वॉर और यूएस की इन्वॉल्वमेंट और ख़ुसूसन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक भी जंग चल रही है, जिसके ऊपर भी हम बात करते हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो दफाई तज्जियाकार हैं, हम लोगों को इस तरह से गाइड करते हैं और प्रॉपर ब्रीफ किया जाता है कि अभी करंट सिचुएशन और करंट अपडेट क्या है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान खसूसी हैं, ब्रिगेडियर अहमद मसूद साहब हैं। बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं, दफाई तज्जियाकार हैं और ख़ुसूसन उनकी जो नज़र होती है बड़ी डीप डाउन और टेक्निकल होती है और ख़ुसूसन वो सारे मंजर को जिस तरह से खींचते हैं वो आपके सामने भी रखेंगे हम इस पॉडकास्ट के तवस्सुत से। सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले हम रिसेंट जो अभी रात को वाक़यात हमें देखने को मिले, इस्लामाबाद में सुना 3 या 2 ड्रोन हमले हुए हैं, उनके बारे में कुछ सर आगाही देंगे हमारी ऑडियंस को कि किस तरह से आप देख रहे हैं सारे मामलात को? जी हाँ, देखिए रिसेंटली हमने देखा कि अफगानिस्तान में एक डेस्परेशन है और जिस तरह के अफगानिस्तान के अंदर हमारा ऑपरेशन गज़ब-उल हक जारी है, तो जी। वो आपने मुल्ला याकूब को सुना था, उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट हम इस्लामाबाद जाएंगे। तो ये जो क्वाड कॉप्टर कह लें या रुडिमेंट्री या बेसिक ड्रोन्स हैं जो कोई भी बना सकता है, द ओनली थिंग है उसमें उन्होंने एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करके कोई वो एक्सप्लोसिव लगा देते हैं, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं है। तो उन्होंने कोशिश की और बेसिकली जो बॉर्डर रीजन थे या पाकिस्तान के अंदर जो फितना और ख्वारिज है, ये बेसिकली ऑपरेट करते हैं उनके बिहाफ पे। उन्होंने कोशिश की, अल्टीमेट टारगेट उनका फैसल मस्जिद थी, जहां एक तरफ से ये इस्लाम के दावेदार हैं, शरीयत की बात करते हैं, लेकिन टारगेट फैसल मस्जिद थी। लेकिन पाकिस्तान रिएक्टेड स्विफ्टली और पाकिस्तान के तमाम हार्ड जो ऑप्शंस थे और सिमिलरली सॉफ्ट जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल थे, इन दोनों को भी शॉट देम डाउन। माशाल्लाह। बड़ा वाज़ेह इसके अकॉर्डिंगली भी हमने फिर रात को एक रिस्पॉन्ड भी दिया है और इनको बताया कि हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। और यकीनन देखें कि उनकी कोशिश अल्टीमेटली ये है कि फियर एंड पैनिक हरासमेंट क्रिएट किया जाए, लोगों में खौफ हो, जिस तरह एक ड्रोन का होता है, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में आजकल देखें जिस तरह ड्रोन्स के एक है। लेकिन ये इतना वो टेरर वाले या इतने इफेक्टिव वो ड्रोन्स नहीं है। बस स्टिल पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, द ग्राउंड ट्रूप्स अलर्ट हैं और ये मेरे ख्याल में इनके खाम ख्याली है, तो उनको नुकसान ही अफगानियों को होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सर। सर उसके अलावा अभी जिस तरह हमने देखा माज़ी में एक पिक्चर भी वायरल हो रही थी, जो कहा गया कि एआई है जिसमें फैसल मस्जिद और एक बॉम्ब जो है किसी ने हाथ में पकड़ा हुआ था, आपके नज़र से भी गुजरी होगी, तो मतलब वाकई उनका टारगेट फैसल मस्जिद ही थी? हाँ बिल्कुल, देखें कि सिंबॉलिक है जो आपके कैपिटल है इस्लामाबाद, और फिर देखें कि इसमें जो सेंटोरस की बिल्डिंग भी दिखाई गई है और पास में फिर फैसल मस्जिद की भी बात की गई है। और फिर आप देखें कि पीछे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक सुसाइड हमला भी हुआ है, जी। करलाई कला में इमाम बारगाह पे खुदकुश हमला हुआ है। तो ये देखें इनके पोटेंशियल्स क्या है, अफगान तालिबान रजीम की या फितना ख्वारिज के, या तो वो सुसाइड हमला करेंगे, दहशत गर्दी करेंगे या इस तरह की हरकतें करेंगे। बाकी पोटेंशियली या कन्वेंशनली तो वो लड़ नहीं सकते, आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। सो द ओनली थिंग वो मैसेज आपको दे रहे थे, देयरफॉर दे वांटेड टू क्रिएट हरासमेंट या खौफ कि हम यहाँ पे आ सकते हैं। सही। सर पाकिस्तान ने रात को मैंने देखा पीएफ ने मशकें भी शुरू कर दी, क्या देख रहे हैं? तैयारी में है पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी?
हर तरह की जंग के लिए? या ऑलरेडी देखे कि हम ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन गजब लिल हक का ऑपरेशन है। और जिस तरीके से देखें कि डेस्परेट हमने बहुत कोशिशें की कि अफगान तालिबान रजीम राह रास्त पे आ जाए। पिछले 5 साल से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में ये करवा रहे थे, फितना उल ख्वारिज के साथ, फितना उल हिंदुस्तान के साथ, बाकी जो तंजीमें भी थी। और डिस्पाइट आप देखें कि हमने यहाँ से उलमा भी भेजे, जरगे भी यहाँ से गए हैं, और डिप्लोमेटिकली आपके फॉरेन मिनिस्टर कई दफा गए, आपके इंटीरियर मिनिस्टर गए हैं, आपके फिर इसके अलावा एम्बेसडर सादिक के फ्रिक्वेंट विजिट्स हुए हैं, चाइनीज दरमियान में इन्वॉल्व हुए, एससीओ का प्लेटफॉर्म आपने यूज किया, मॉस्को फॉर्मेट आपने यूज किया, यूनाइटेड नेशन के जल साइड लाइन्स पे बातचीत हुई, लेकिन वो बाज नहीं आए। देवर एडमेंट कि वो चाहते थे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। तो देयरफॉर देखें, देयरफॉर दिस ऑपरेशन का प्लान किया गया, और ये ऑपरेशन अभी रुकेगा नहीं डिस्पाइट द इफेक्ट पाकिस्तान पे। बहुत सारी कंट्रीज मिडिल ईस्ट से भी और दूसरे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान सीज फायर करे, या सो पाकिस्तान ने कहा जब तक कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होती है, कि दैट इज द डिसमेंटलिंग द टेररिस्ट हाइड आउट्स जो वहां से इस्तेमाल हो रही हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, और सेकंड हैंडिंग ओवर दोस टेररिस्ट लीडर्स जो वहां पे मौजूद हैं। और इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोहा इकट्ठ हम चाहेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू इसके भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। अनलेस देयर इज ए वेरीफाइबल मैकेनिज्म ऑन ग्राउंड नहीं होगा, पाकिस्तान विल कंटिन्यू विद दिस ऑपरेशन इनसाइड अफगानिस्तान। बिल्कुल ठीक सर, इंशाल्लाह। सर, पाकिस्तान को अभी हाई अलर्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं ही, लेकिन सर कौन कौन से शहरों को ज़्यादा थ्रेट्स हैं? कोई आपके पास इंफॉर्मेशन, क्योंकि यू सर्व लाइक 35 इयर्स इन द पाकिस्तान आर्मी, तो सर कोई आपके पास अभी कोई डिटेल आई, कोई इंफॉर्मेशन जो आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें? देखें ऑलरेडी देखें खैबर पख्तूनख्वा के जो शहर हैं, स्पेशली जो कोशिश उनकी जिस तरह जो बॉर्डर रीजन के करीब है, आपने देखा होगा बन्नू टारगेट होता रहा है, जी। कोहाट में हुआ है, और फिर इसके बाद एस्ट वाले फाटा के अंदर कोशिशें की गई हैं। बलूचिस्तान में आपने देखा होगा तो जोब में संबाजा का एरिया है, या चमन वाली साइड पे है, यहाँ पे हो सकती है, और इसके बाद कोयटा के अंदर कुछ वाकयात हुए हैं। वो बेसिकली अपनी अप्रोच दिखाना चाहते हैं आपको। तो आपने देखा होगा पीछे उनकी कोशिश हुई, एक और जगह है डीआई खैबर पख्तूनख्वा में डीआई खान भी है, तो वहां से बखर में आपने देखा एक सुसाइड हमला हुआ। तो इसमें आपको मैसेज देने की कोशिश की कि हम यहाँ से पंजाब में भी दाखिल हो सकते हैं। फिर इस्लामाबाद में जो पास में वाकयात हुए हैं, सो देखिए दीज आर सिंबॉलिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट। इस्लामाबाद इज द कैपिटल है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हार्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे कोई ऐसा वाकया हो। सिमिलरली कोई अगर वाकया देखे, कोशिश होगी बड़े शहरों में, चाहे वो लाहौर है, इवन कराची में फितना हिंदुस्तान भी एक्टिव है, तो ये इनके एरिया, फिर इनके अपने स्लीपर सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, सो इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये वाकयात हो सकते हैं। सो देयर फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है वहां पे, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी बनती है वो प्रोएक्टिवली अपने इर्द गिर्द में लोगों को देखें और हर एक को शक की निगाह से देखें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इनकी कौन सी एजेंसीज पुष्टपनाही करती हैं? लाइक एक तो इंडिया इनके पीछे है पुष्टपनाही के लिए, लेकिन क्या मोसाद के जो एजेंट्स हैं या मोसाद की जो एजेंसी है, क्या वो भी सपोर्ट करती है अफगानियों को? एक बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है, अगर हम इसको तो एक पूरा शो कर सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है 1950 ऑनवर्ड से है। और उस वक्त देखें तो 1968 में रॉ बनी, और उसके बाद पहले आईबी एक्टिव थी, बाद में जब रॉ बनी तो उसके बाद से एनडीएस के साथ, जो खात के साथ रॉ, फिर आपने देखा हो कि एनडीएस बनी, फिर रॉ और एनडीएस की कोऑर्डिनेशन हुई, फिर अभी आप देखें जीडीआई बनी है, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस, उसके साथ रॉ की कोऑर्डिनेशन है। और फिर देखें पिछले 20 साल जब अशरफ गनी और करजई की हुकूमत थी अफगानिस्तान में, देयर वर 66 कैंप्स इनसाइड अफगानिस्तान, 20 राजस्थान में थे, और ये वहां पे उसको एक्टिवली उसको यूज कर रहे थे हर गवर्नर के साथ। 34 प्रोविंसेस हैं, ये वाज ए रॉ ऑपरेटर वहां पे बैठा हुआ था, इतना रॉ कंट्रोल में था। तो अभी भी इन्फ्लुएंस अभी भी है रॉ का, क्योंकि देखें पिछले 80 साल से इनका इन्फ्लुएंस वहां पे है। तो अभी ये देखें कि एक तो रॉ एक्टिवली कर रही है और जो जीडीआई के साथ है, इसके अलावा ये देखें मोसाद की एंट्री हुई है रिसेंटली। रिपोर्ट्स भी हमने देखा कि एक थिंक टैंक है अमेरिका में, मिडिल ईस्टर्न स्टडीज है, तो उसमें बलूचिस्तान का चैप्टर उन्होंने खोला है। और एक इजरायली रिटायर्ड कर्नल है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, वो बेसिकली इसको रन कर रहा है। और फिर आप देखें, अगर आप जेरूशलम पोस्ट को निकालें, टाइम्स ऑफ इजराइल देखें, इन्होंने लिखा है कि बलूचिस्तान में हमारा फोकस होना चाहिए।
और ओके। तो इनकी कंसंट्रेशन है। और अब हम ये इसे कह सकते हैं कि हनूद और यहूद का जो कोऑर्डिनेशन है वो अफगान तालिबान रजीम ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने ये कोऑर्डिनेशन कर ली है। और आप ये कि देखिए ये रिकॉर्ड पे है। दूसरा फ्रंट है इजराइल फ्रंट जो कंटिन्यूसली दे आर सेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू अफगानिस्तान। वो देते हैं फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए बेसिकली Oh my उसमें God. आ रहे। फिर इसके अलावा यूरोप के जितने यूज हैं वो भी फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं। वो भी अफगानिस्तान पे तो रिकॉर्डेड है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, खुद क्लेम जी। कर रहे हैं इजरायलीज। सो देखें कि ताने बाने, सो देयर फोर देखें कि हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। कोई हमने ये नहीं देखना तो ये है वो है, हम वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर नेशनल इंटरेस्ट। और उसके लिए वी कैन गो। फिर एक और भी है। फिर आप देखें कि इसमें कुछ ताकतें मिडिल ईस्ट से भी कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस है इसमें जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम, लेकिन आपको पता है गवादर की डेवलपमेंट आपकी हो रही है, बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। तो कुछ ऐसे लोग हैं कि वो भी चाहते हैं कि आपको हो। फिर कुछ यकीनन आलमी ताकतें भी हैं, वो भी अपना हिस्सा इसमें डाल रही हैं। लेकिन ये है कि अफगानिस्तान का जो सरजमीन है इज इट सॉर्ट एन एपिक सेंटर है, इज ए ब्रीडिंग ग्राउंड है, इनक्यूबेटर है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट न सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट है पर आलमी अमन के लिए भी एक खतरा है डेवलप बन रही है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक सर, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किए सारी सिचुएशन को। लेकिन एक बात वो चौंका देने वाली ये है कि मिडिल ईस्ट की भी कुछ कंट्रीज हैं जो सपोर्ट कर रही हैं। ये बड़ी हैरान कुन बात है। सर आगे चलते हैं। ईरान इजराइल वॉर, यूएस डोनाल्ड ट्रंप, सर ये सारी अपडेट क्या चल रही है? कोई रीसेंट अपडेट आपने देखी कि नेतन्याहू की कुछ एक स्पीच आई जिसमें उनके हाथ सही से हिल नहीं रहे थे और कई लोगों ने कहा कि वो एआई वीडियो है या पुरानी वीडियो है, ही इज डेड नाउ। आपके क्या अपडेट है सर? देखें जब कोई डेड होगा तो यह खबर यकीनन देखें ना कि इंटरनेशनल का जो मीडिया है उसको वो रिलीज करेगा। बल्कि मैं अल जज़ीरा को सुन रहा था, वो तो उनको कोट कर रहे थे कि नेतन्याहू ने ये स्टेटमेंट दी है। यस। तो मेरा ख्याल में ये अभी आज जब तक चीजें आपके सामने नहीं आए और कोई क्रेडिबल एजेंसी उसको कोट ना करे, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं। सो प्री मेच्योरली क्लेम करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन देखें दैट वट एवर इज हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट में, देखें कि दैट हैज जोल्टेड, आप कह लें कि दुनिया को इकोनॉमिकली एज वेल एज सिक्योरिटी ऑर्डर जो है दुनिया का, दैट हैज इट्स बीइंग रीशेप नाउ। जिस तरह हालात तो वाकयात डेवलप हो रहे हैं, आप देख लें कि स्पेशली जो एक कंसेप्ट था खासतौर पर दुनिया के लिए, अमेरिका का जो एक कंसेप्ट था ये एज ए एम्पायर है या एक बड़ा सुपर पावर है, दैट हैज गॉन डाउन। और देखें कि उससे अभी ये है कि जहां पे अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है, दुनिया में तीन बड़ी ताकतें हैं, एक अमेरिका है, रशिया है और चाइना है। और एक तो ये चीजें हैं। और फिर दूसरा आप देख ले कि जो एक कंसेप्ट था कि की जो वेल्थ है, मिडिल ईस्ट में कहते थे कि वेल्थ इज द करेंसी है लोगों की। अब वहां पे कॉन्फिडेंस इज द करेंसी, दैट हैज गॉन डाउन। जो कंसेप्ट था मिडिल ईस्ट में गल्फ कंट्रीज का, दैट हैज बीन शेटर्ड। आप देखें दुबई का बड़ा नाम था और इन्वेस्टमेंट आ रही है, टूरिस्ट हब है, बहुत सारी बातें थी, एविएशन इंडस्ट्री है उनकी, बहुत सारे। तो लेकिन दैट हैज गॉन डाउन। और फिर देखें दे आर रियलाइजिंग कि हमारे साथ क्या हो रहा है फ्यूचर में। अब उन्होंने रियलाइज अरब से भी कर रहे हैं कि बाहर अमेरिका के साथ हमने एक अंडरस्टैंडिंग की थी, लेकिन अमेरिका हमें बेल आउट नहीं कर सका। उनका अमेरिका की प्रायोरिटी इज इजराइल। सो फ्यूचर में आप देखेंगे यू विल सी द रीअलाइनमेंट इन द रीजन। और इसमें दोबारा आप देखेंगे कि दे विल गो फॉर, इट विल बी चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान। जो पाकिस्तान एक जियो पोलिटिकल प्लेयर तो बन चुका है। अच्छा। पाकिस्तान एक वाइटल प्लेयर है इसमें खत्ते के अंदर। देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान, आपने रिसेंटली देखी, आपने देखा पहले प्राय हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब गए, फिर इसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए, फिर प्राइम मिनिस्टर कल गए पर 2 दिन पहले, जिसमें फील्ड मार्शल एक कंपनी टीम। सो वो भी एक आप देखें बिहाइंड द सीन्स आप एक कोशिश कर रहे हैं पीस के लिए भी, एक मुतवाज़िन खारजिया पॉलिसी भी हम फोकस कर रहे हैं। और लेकिन एट द सेम टाइम हमने अपनी जो सॉलिडरिटी है दैट हमने वो भी शो की है सऊदी अरब के साथ। बट हम चाहते हैं खित्ते में अमन हो। बट जिस तरह मैंने कहा सिक्योरिटी ऑर्डर जितना भी है दैट हैज बीन शेटर्ड। अब फ्यूचर में यहाँ बिल्कुल बहुत तब्दीलियां होंगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। सर फील्ड मार्शल साहब की रेड लाइन क्या है?
मतलब उन्होंने क्या क्लियर स्टांस दिया है MBS को भी, जो मुलाकात हुई हमारी PM की भी, सबकी, फिर फॉरेन मिनिस्टर की भी? देखें जी, बड़ी सिंपल सी बात है। और आप जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल जब भी जाते हैं या यूनिफॉर्म में होते हैं वो सर्मोनियल ड्रेस पहनते हैं, लेकिन इस दफा गए तो ही वॉज इन कम्बर्ड ड्रेस। सो ओके। एक वो मैसेजिंग थी कि एक वी आर स्टैंडिंग विद सऊदीज। और हमारा फिर देखें कि हमारा एक मिशन भी है कि हरमैन शरीफैन का दिफा जी करना। और फिर अभी हम एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में है, तो वी जी आर बाउंड टू प्रोटेक्ट सऊदीज है। और तो वो एक बड़ा मैसेज है, दैट इज अवर रेड लाइन, कि हम नहीं चाहेंगे सऊदी अरब में कुछ चीज। सो दैट्स वाई हमारे, आप देखें फील्ड मार्शल जब लास्ट टाइम विजिट करने गए थे, इसके बाद ईरानियन प्रेसिडेंट ने जो स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने अपॉलॉजी भी की थी। और उन्होंने उस तरह, तो पाकिस्तान बहुत एक जबरदस्त किस्म का, हमारी फॉरेन पॉलिसी देख ले, हमारी मिलिट्री पर डिप्लोमेसी देख लें, हम एक ऐसा रोल अदा कर रहे हैं कि खिते में अमन भी हो, बट पाकिस्तान अपना एक जो वजूद है पाकिस्तान का, एक पाकिस्तान एज ए मिडिल पावर के तौर पे भी है अमर्श दुनिया के अंदर, हम अपना एक से हम रखते हैं। तो जी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वो इम्पोर्टेंस है खिते के अंदर। बिल्कुल ठीक सर। सर, मार्को रूबियो का एक बयान, एक वीडियो पैगाम चल रहा था, और वो कह रहे थे कि अली खamenei शहीद को वो इमाम मेहदी समझते थे। जो उस वीडियो के अंदर पैगाम था, वो वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, और वो कहते हैं कि हमने उनको मार दिया है। इस बारे में सर कुछ आपने कोई आगाही है आपके पास, या आप समझते हैं कि इस पे कमेंट करना मुनासिब नहीं है? देखें कि ईरान में बड़ी सिंपल सी बात है कि जो रहबर थे जी आयतुल्ला अली खामनाई एक जी स्पिरिचुअल लीडर है। तो इंटायर जो अहले तशी है, दे ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम द इमाम, जो उनका कंसेप्ट है। और फिर देखिए जिस तरीके से उन्होंने ईरान को रीशेप किया, राइट फ्रॉम 1979 के बाद से जब रेवोल्यूशन आया, स्पेशली जो 8 साल की जंग हुई इराक में, तो ये अली खामनाई कहते हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट इनका रोल था। फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को बनाने में इनका बड़ा रोल था। और फिर इन्होंने ये किया कि वो बताते हैं ये है कि एक सेंस डिसीजन मेकिंग इन्हीं के पास थी। तो जिस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड इन्होंने किया कि पिछले साल जो जंग हुई उसके बाद से, और अभी आप देखें कि इन्होंने जो 31 प्रोविंसेस है ईरान के अंदर, तो उन्होंने सब कमांड को डिसेंट्रलाइज किया है। और फिर उसके बाद वो खुद ही डिसीजन ले रहे हैं। देखिए डिस्पाइट द फैक्ट पहले हमले में आयतुल्ला की शहादत हुई, और साथ ही टॉप मिलिट्री लीडरशिप की भी इसमें जो शहादतें हुई, लेकिन इसके बावजूद ईरान इंटैक्ट रहा, ईरान टूटा नहीं। उनको तवक्को थी कि जिस तरीके से इस तरह कोई वाकया होगा तो इसके बाद यहाँ रजीम चेंज होगी, लाइक वेनेजुएला वाला कंसेप्ट था, वो यहाँ पे नहीं हो सका। और अभी देखे जो आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई का जो मैसेज आया कि अगेन उन्होंने कहा, जी, उन्होंने कहा शहीद के खून की, मैं हर शहीद के खून का बदला लूंगा। तो बड़ी एक जी स्टेटमेंट हाँ है। बिल्कुल। आप भी देखें कि फर्क यहाँ पे क्या आता है। इस्लाम में जो शहादत का कंसेप्ट है, आप देखें कि जिस तरीके से उन्होंने शहादत को कबूल किया, और फिर दैट्स वाई इस्लामिक जो फौजें होती वो प्रीवेल करती। और आप देखें कि 6 डेड बॉडीज अमेरिका गई हैं, बॉडी बैग्स, उसकी इंप्लीकेशन आप वहां पे देखें। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हजारों लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन रिजॉल्व में कमी नहीं है। सो दैट इज आवर फेथ। तो मेरे ख्याल में लीडरशिप जो है कंटिन्यूटी रहेगी। जो सिस्टम आयतुल्ला अली खामनाई बना के गए हैं वो इंटैक्ट है, और वो सिस्टम ऐसा मजबूत है कि उनके एब्सेंस में भी जो उनके भी इतने भी फॉलोअर्स होंगे वो उसको फॉलो करें। ठीक हो गया सर। ये आपने बात की जिस तरह के पूरा डिसेंट्रलाइज्ड किया सारे सिस्टम्स को, कितने सालों से सर तैयारी थी ये, और इनको कितने सालों से ये पता था कि ये आयतुल्ला अली खamenei शहीद हो सकते हैं? ये कोई सर एक दो दिन की बात नहीं है ना, साल की बात नहीं है, आई थिंक सो। बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं था। और ये तो तैयारी कर रहे थे 79 के इनकलाब के बाद से, कि उनको पता था, क्योंकि जिस तरह ये नारे लगा रहे थे मर गए बर अमेरिका, और या ग्रेट सैटन और स्मॉल सैटन की बात कर रहे थे, तो उनको रियलाइज था कि हमला हो। दैट्स वाई हर वो इवेंचुअलिटी के लिए इनकी तैयारियां थी कि पर्शियन गल्फ में हमने क्या करना है, अगर कहीं और से आते हैं, अगर कहीं सीरिया से आते हैं, इराक से आते हैं, हमने क्या करना है, रेड सी में क्या करना है। सो देखिए एक पूरा बड़ा आइडिया कंसीव किया गया। दैट्स वाई कहते हैं ना कि प्रॉक्सीज थे इनके। तो इन्होंने यमन में भी प्लानिंग की हुई थी, लेबनान के अंदर भी थे, या इराक के अंदर भी मलेशिया है, सीरिया में भी थे। सो इनकी एक बहुत बड़ी मैसिव थी। दैट्स वाई देखिए जब उन्होंने प्लानिंग रीऑर्गेनाइजेशन की,
सो अल-कुद्स फोर्स को बनाया था, और वो बेसिकली उनका था कि आउटसाइड ऑपरेशन जो थी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कासिम सुलेमानी के पास थी किसी जमाने में। ठीक। सो इनको पता था कि ये होगा, दैट्स वाई एवरीथिंग थी, डिसेंट्रलाइजेशन कमांड कर दिया था, चीजें सारी प्लानिंग कर दी थी। आप इसलिए देखें ना कि अभी भी सिस्टम चल रहा है, कोई खौफ नहीं है। जिस तरह कल हमने देखा अलकुस की रैलीज में प्रेसिडेंट भी बाहर था, अली लारेजानी भी वाज लीडिंग दी, वो जब पीछे धमाके भी हो रहे थे। सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ ईरानियन नेशन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ये सर्वाइवल मोड पे है, मतलब वो कह रहे हैं कि हमारा मतलब एंड यही है कि हमने लड़ना है और कोई इसका हल नहीं। देखें, बिल्कुल ईरान के लिए इट इज ए वार ऑफ सर्वाइवल है। और अब ईरान देखें, पहले वो अमेरिकन डिक्टेट करवा रहा था, अब ईरान ने भी अपने शराइत रख दी हैं, जिनके प्रेसिडेंट ने कहा है ना कि जी भाई आप हमें गारंटीज दें कि हमें इन फ्यूचर में कोई हमला नहीं होगा, हमारी सॉवरेनिटी की जो है इज्जत की जाएगी, और फिर उन्होंने कहा कि कंपनसेशन दी जाए जो नुकसान हमें हुए। सो अब देखें कि अब ये डिक्टेट करवा रहे हैं। अब देखें ना कि इसलिए मैंने कहा ना कि तमाम बैकफुट पे चले गए हैं। आपकी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, और आपकी सिक्योरिटी भी कोलैप्स कर गई है। सो मेरे ख्याल में अब लोग कहना शुरू हो गए अमेरिका के अंदर कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज कमिटेड ए ब्लंडर। अब सेफ एग्जिट ढूंढ रहे हैं, कभी पुतिन के पास जा रहे हैं, कभी कहीं पर बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में, और फिर वो अप्रूवल जो है अमेरिका के अंदर जो है ऑलमोस्ट 60% उसके अगेंस्ट है। मतलब ये वो कहते हैं उल्टी गेम पड़ गई है ट्रंप को, ये वो वाला हिसाब हुआ। बिल्कुल, बल्कि देखें नेतन्याहू की लिए भी उल्टी पड़ गई है, उसके भी इलेक्शंस हैं। तो वो उसने अपने जो देखे, उसकी इनको ख्वाहिश थी कि ईरान को तोड़ना और रजीम चेंज करना, वो दोनों नहीं हुए। दोनों नहीं ट्रम्प हुए। की ख्वाहिश थी कि वो चाह रहे थे कि ईरान को वो उसको ब्रेक करे या रजीम चेंज करे, वो भी वो नहीं कर सके। तो अब मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, तो लोग अब सवाल पूछेंगे कि आपकी हुस वार वी वर फाइटिंग, और क्या हमने अचीव किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसराइल ने इस्तेमाल की? देखें, इसराइल तो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल में वो बहुत आगे हैं दुनिया में, तो वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज हैं। लेकिन इसमें जंग में देखें आपने, उसके टेक्नोलॉजी तो आपने देखी होगी, जब हिजबुल्लाह के लीडर जो वो उन्होंने वो यूज किए थे, वो जब उनको असैसिनेट किया था पिछले साल अचानक, जब उन्होंने, जी जी, बड़ी स्पेसिफिक और प्रिसिस्टेंट उन्होंने एक अटैक किया था। हाँ, तो उसमें जिस तरीके से आप देखें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने किया था। और अभी भी देखें इनके कंसेप्ट जो है कि ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से आप देखें ना साइमल्टेनियसली लेबनान के पीछे भी पड़े हुए हैं आज, जिस तरह दे आर प्लानिंग ए मैसिव इन्वेजन ऑफ लेबनान, उसमें जा रहे हैं। और इसके अलावा बाकी उनका जो जो भी कंसेप्ट आप कह रहे हैं ना कि जो आयरन डोम का कंसेप्ट था, दैट हैज आल्सो क्लैप्स्ड। की कोशिश तो उन्होंने बहुत की थी, लेकिन बट स्टिल दे हैव साइबर अटैक्स में बड़े एक्सपर्ट्स हैं और वो चीजें कंट्रोल करते हैं। जिस तरह भी ये बता रहे हैं ना कि जिस तरीके से आप देखें कि जो रहबर की असैसिनेशन की गई थी, और उसके ऊपर उन्होंने ये किया था कि तमाम जो कैमरे लगे हुए थे उस तेहरान में, वो कंट्रोल कर गए थे, और वो उनको पता था कौन किसका ड्राइवर है, कौन किसके ऑफिस में रहता है। सो एवरीबॉडी वाज बीइंग, वो आप समझ ले कि उसको पीछे सर्वेलेंस कर रहे थे उनकी। तो वो टेक्नोलॉजी भी है, और फिर देखें फिर अंदर से भी लोग मिले हुए थे। दैट्स वाई वो इसमें कामयाब हुए कि जाके। और फिर आपने पाक में देखा है कि इस्माइल हानिया की असैसिनेशन देखी आपने, मोहसिन फखरीजादा जो था इनका साइंटिस्ट था, उसको आप देखे, एक ड्रोन था उसके अंदर ही ड्रोन उड़ाया, उसी से असैसिनेट करवाया, और बाकी और साइंटिस्ट वगैरह थे। तो उस सर ये सॉरी टू कट यू, आपने बताया जिस तरह साइंटिस्ट को इन्होंने बड़ा प्रिसाइजली मारा। सर ये ड्रोन की क्या खास बात है कि ये बाकायदा तौर पर वो ह्यूमन बॉडी पे डायरेक्ट अटैक करता है? ड्रोन का बेसिकली वो ड्रोन था रिमोट कंट्रोल ड्रोन थे बेसिकली। वो बताते हैं कि ये आउटस्कर्ट्स ऑफ ईरान, ये बेसिकली कुर्द के एरिया के अंदर से इनके अपने लोग थे जो एजेंट्स थे, उन्होंने वहां से इसको यूज किया था, और फिर ये रिमोट कंट्रोल था, उससे उन्होंने बेसिकली फायरिंग करवाई गई थी, वो रिमोट कंट्रोल उससे किया थी। इस्माइल हानिया की भी बता रहे हैं कि वो सिस्टम ऐसा था कि क्योंकि वहां पे भी इस तरह के कंसेप्ट बताया जा रहा है कि ड्रोन लाइकली था कि वो यूज हुआ था। सो देखें इनकी प्रेजेंस तो ईरान के अंदर भी है, क्योंकि स्पेशली क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरह पे कुर्दों को इस्तेमाल करने की बड़ी कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन है नॉर्थ वेस्ट में इनकी है, और 80 लाख की आबादी है।
और वो फिर उस रीजन में आप देखें इराक के कुर्द हैं, तुर्की के भी कुर्द हैं, सीरिया के भी कुर्द हैं, ईरान के भी कुर्द हैं। तो अमेरिकन की कोशिश है कि एराबिल है इराक में, वो उनके वहां पे उनके दो बेसिस है, वहां से कुछ लॉन्चिंग पैड हो, कुर्दों को वहां से इस्तेमाल करें और ईरान में एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए। लॉन्गर रन में उनकी यकीनन ये कोशिशें होंगी कि इनको यूज किया जा सके। और हो सकता है, देखें जिस तरह खरक आइलैंड की बात हो रही है और जिस तरीके से अभी इतलात आ रही है 5,000 एडिशनल मेरीन्स आ रहे हैं, जी तो कुछ ना कुछ प्लानिंग इनकी है सिस्टमेटिकली। अभी जो स्टडीज भी आ रही हैं, जी खरक आइलैंड्स पे हो सकता है अपने ट्रूप्स को उतार दें, या इसके बाद ईरान के पोर्ट्स हैं उसको ब्लॉक कर दें या उनको टेक ओवर कर लें। और फिर साथ साथ साइमल्टेनियसली जो आपकी ईरान की मिलिट्री पोटेंशियल से उनको डिग्रेड करने की कोशिश की जाए। और ठीक वो जो आपके रेमिनेंट्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन रह गई हैं, जो कुछ काम रहता है, वो स्टिल वो B-2 और जहाज यूज करके GBU-57 जो बंकर बस्टर है उनको यूज कर सकते हैं। दिस कुड बी द पॉसिबिलिटीज इन द लॉन्गर रन। ठीक 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 सर, रात को इन्होंने ये और भी क्लेम किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, बाकी ये इजराइल से भी लोगों ने कहा कि हमने तमाम साइंटिस्ट मार दिए ईरान के जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहे थे। अलॉन्ग विद रात में एक और खबर आती है कि B-2 बॉम्बर्स जो बड़ा जहाज है यूएस के पास, वो भी हवा में उड़ा दिए गए हैं। तो सर इसमें अब ये इनकी प्लानिंग क्या है? अब ये दोबारा से कोई बड़ा अटैक करने वाले हैं? कोई बड़ी तैयारी में है? ये B-2 इसलिए कर रहे हैं कि वो रेमिनेंट, मैंने कहा ना, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्फहान की है, और उनको ये है कि इस्फहान के अंदर जो इनरिच यूरेनियम है 460 kg वहां पे पड़ा हुआ है। और फिर अभी ये देखें कि वह रिसेंटली ईरान ने ये किया तो उनके ऊपर छत डाल दी थी ताकि सैटेलाइट से वो चीजें नजर ना आए। और फिर नितान्स का है और फर्दो का है। तो ये B-2 आ रहा है तो यकीनन इसके पास वो कैपेबिलिटी है। GBU-57 जो बम्स यूज करते हैं, जो बहुत पेनिट्रेशन में डीप नीचे जाते हैं, वो कोशिश करेंगे ताकि मजीद उसको वो नुकसान पहुंचा सकें। या फिर देखें ईरान के पास ये कैपेबिलिटी भी है कि अंडर ग्राउंड उनके पास टनल्स हैं जिसमें मिसाइल्स उन्होंने रखे हुए। इवन आप तो यहाँ तक है, देखें जो पर्शियन गल्फ है उसके नीचे उन्होंने अंडर द सरफेस में उन्होंने मिसाइल रखे हैं, गदर 3। अच्छा और वहां से भी मिसाइल वो वहां से निकल के फायर हो कर सकते हैं। सो इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है। मतलब जमीन से निकल के वो फायर होंगे? जी जी, नीचे पानी से निकल के आके मारेंगे, तो वो उनकी वो कैपेबिलिटी है। और उन्होंने काफी अरसे से ये तैयारियां की हुई थी और उन्होंने हर ऑप्शन, दैट्स वाई आप देखें दुनिया की इकोनॉमी अभी इनके हाथ में आ गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहे हैं, बाब अल मंदब को हूतीस कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर आप देखें जिससे आपके दुनिया के तमाम ऑयल गैस वगैरह जो है वो रोक दी है इन्होंने। तो एक अफरा तफरी क्रिएट तो कर दी है। दैट्स वाई मैं कह रहा था कि इकोनॉमिक जोल्ट भी है और सिक्योरिटी ऑर्डर का भी एक चेंज होने वाला है कि दुनिया अभी रीशेप हो जाएगी। बिल्कुल ठीक सर। सर आखिरी सवाल कि इसका एंड आप क्या देख रहे हैं बगैर साहब, सब चीजों का? देखें ये इनमें एंड ये होगा कि अभी ट्रम्प सेफ एग्जिट ढूंढ रहे हैं और वो कोशिश करे किसी भी अभी देखें कि हर एक को कह रहा है कि वी हैव डीफैंग्ड ईरान, के हमने उसको हार्मलेस बना दिया है। और तो कुछ अरसे बाद हो सकता है वो एग्जिट के लेके विक्ट्री डिक्लेयर कर दे। बट इसमें ये होगा ईरान विल एमर्ज एज ए विक्टोरियस, क्योंकि उसने तमाम जो प्रेशर था, जो हमले थे, वो सस्टेन किया। सिमिलरली इसराइल के लिए मुश्किलात पैदा होंगे क्योंकि उधर भी इलेक्शंस होनी है। तो इसके बाद वो क्या पूछेंगे, क्योंकि अभी आप देखें वहां से ब्लैकआउट है, वहां से खबरें सही नहीं आ रही कि जो नुकसान जी हो उन्होंने रहे हैं। कैमरास उतार तो दिए अपनी सड़कों से। जी हाँ, तो नेतन्याहू के लिए भी मुश्किलात होंगी। बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया ये सारे सिनेरियोस को, अफगानिस्तान पाकिस्तान की वॉर की बात की जाए, इजराइल और ईरान की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, और सारी टेक्नोलॉजी की जिस तरह से आपने एक्सप्लेनेशन दी, मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को बड़े अच्छा लगा होगा ये आज का पॉडकास्ट, और बड़ी आगाही भी मिली होगी, इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको अप टू डेट रखें। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल सदीक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।